वेलकम टू एबीसी कैंपस। हमारा सब्जेक्ट है कैफ 3 बिजनेस लॉ। उसमें चैप्टर 3 हम कर रहे हैं लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट्स एंड कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। और इस सिलसिले की ये 8th वीडियो है जिसका कंटेंट है एग्रीमेंट्स विद अ माइनर, जो कि हमने आई कैप स्टडी टेक्स्ट 2020 से कंटेंट लिया है। और मैं हूं आपका फैसिलिटेटर काशिफ अदील। जब माइनर की बात करते हैं तो सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना है कि एक पर्सन कब माइनर कंसीडर होगा पाकिस्तान में स्पेसिफिकली। In Pakistan, a minor is a person who has not attained majority. अब majority क्या है? Majority होती है जी 21 ईयर्स की एज, जहाँ पर किसी का गार्डियन अपॉइंट हुआ हो माइनर का, उसके पर्सन के तौर पर या उसकी प्रॉपर्टी के लिए, बाय कोर्ट ऑफ लॉ अंडर द गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890। तो अंडर द गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890 बाज़ औक़ात किसी पर्सन के अगर पेरेंट्स ना हों या कोई और इस तरह का सिमिलर प्रॉब्लम हो तो कोर्ट उसके लिए गार्डियन अपॉइंट करती है जो उस माइनर की पर्सन एज अ पर्सन और उसकी प्रॉपर्टी की देखभाल के लिए मुकर्रर होता है। तो इन दैट केस तो एज ऑफ मेजॉरिटी होती है 21 ईयर्स, बल्कि जो नॉर्मल एज है मेजॉरिटी की दैट इज़ 18 ईयर्स। तो इससे हम एक सम अप कर सकते हैं कि अगर किसी की एज 18 ईयर्स से कम है तो वो डेफिनेटली माइनर है। 18 टू 21 में यूजली तो वो मेजर कंसीडर होगा, लेकिन जहाँ पर गार्डियन अपॉइंटेड है वहाँ पर उसको माइनर समझा जाएगा। और अगर एज 21 से ऊपर है तो ये कंफर्म है कि वो पर्सन मेजर कंसीडर होगा, अब वो माइनर कंसीडर नहीं होगा। अब माइनर के साथ जो एग्रीमेंट हैं उनमें जो है ना 10 सिचुएशंस हैं जिनको हमने डिस्कस करना है वन बाय वन। सबसे पहली बात तो ये कि जो बेसिक रूल है वो ये है कि एन एग्रीमेंट विद अ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। एब इनिशियो लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है फ्रॉम द बिगनिंग, और यानी शुरू से ही वॉइड होता है, इसलिए इसको वॉइड एग्रीमेंट कहेंगे, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहेंगे। तो वॉइड एग्रीमेंट होता है। इस पर अब हम एक सिनेरियो जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। दाऊद अ माइनर मॉडगेज his house in favor of Mohsin to secure a loan of rupees 20,000. Daud received the amount. Mohsin filed a suit for recovery of money and sale of mortgage property in case of default, held that the agreement with minor was void. अब हालांकि देखें प्रॉपर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस भी शायद हुई होगी, कंसीडरेशन भी दोनों जगह पर मौजूद है, लेकिन क्योंकि पर्सन इज माइनर, ही इज नॉट कम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, ये एक वाइड एग्रीमेंट होगा। और मोहसिन के पास अब बेसिकली कोई राइट्स नहीं है। सो मोहसिन कैन नॉट रिकवर द मनी और सेल द माइनर्स मॉर्गेज प्रॉपर्टी। सेकेंड सिनेरियो है रूल ऑफ स्टॉपल डज नॉट अप्लाई। अब सबसे पहले ये समझना है कि ये रूल ऑफ स्टॉपल क्या होता है। स्टॉपल का मतलब होता है कि अगर आपने एक स्टेटमेंट दी है तो चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, बाद में उसकी बेस पर अगर किसी ने कोई एक्शन ले लिया है तो आप अपनी स्टेटमेंट से अब डिनाई नहीं कर सकते। जैसे हम उर्दू में अक्सर बोलते हैं कि अपनी बात से मुकर नहीं सकते, तो इसको रूल ऑफ स्टॉपल कहते हैं कि आपने एक बात कही थी तो अब आपको उस बात के मुताबिक लाइबल होना चाहिए। लेकिन रूल ऑफ स्टॉपल माइनर के ऊपर अप्लाई नहीं होता। वेयर एन इन्फेंट और माइनर रिप्रेजेंट फ्रॉडलेंटली or otherwise that he is of the age of majority and induces another to enter into a contract with him, even then he will not be liable। तो यानी अगर एक माइनर जो है वो किसी को ये इंड्यूस करता है कि जी मैं तो असल में मेरी एज तो 25 ईयर्स है, मेरी एज तो 22 ईयर्स है, मेरी एज तो 18 ईयर्स से ज़्यादा है और मैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता हूँ, और इस बेस पर भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तब भी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, इनफैक्ट वो एक वॉइड एग्रीमेंट ही होगा। और क्योंकि माइनर अगर ये फ्रॉडलेंटली भी बोल रहा है कि उसकी एज ज़्यादा है, तब भी उसके साथ अगर बाद में प्रूव होता है कि एक्चुअली उसकी एज तो कम ही है, तो कोर्ट के मुताबिक वो एग्रीमेंट वॉइड ही कंसीडर होगा। रूल ऑफ स्टॉपल माइनर के ऊपर अप्लाई नहीं होता। तो इसको हम इस केस में देखते हैं। मोमिन अ माइनर फ्रॉडलेंटली शोज दैट ही इज ऑफ फुल एज एंड कॉन्ट्रैक्ट्स विद नूर टू सेल हिज हाउस। तो अब देखेंगे उसने एक्चुअली एज जो हम यहाँ पर इलस्ट्रेशन ले रहे हैं उसमें 17 ईयर्स ओल्ड है, लेकिन उसने रिप्रेजेंट ये किया कि मैं 22 ईयर्स ओल्ड का हूँ, और हाउस के लिए कॉन्टैक्ट कर लिया और पैसे ले लिए। बाद में जो है माइनर ने कॉन्टैक्ट को परफॉर्म करने से इनकार कर दिया कि दैट ही इज़ अ माइनर। तो क्या अदर पार्टी सू कर सकती है माइनर को? द आंसर इज कि अदर पार्टी कैन नॉट सू द माइनर, सो एग्रीमेंट वुड स्टिल बी वाइड।
थर्ड हम देखते हैं जी रेटिफिकेशन नॉट अलाउड। रेटिफिकेशन का मीनिंग क्या है? जब किसी चीज का अप्रूवल दिया जाए आफ्टर इट हैज बीन डन। तो टिपिकली तो ये होता है कि अप्रूवल किसी भी काम को करने से पहले लिया जाता है, लेकिन अगर किसी चीज़ की अप्रूवल उस काम को करने के बाद दी जाए तो उसको रेटिफिकेशन कहते हैं। अब माइनर के साथ जो एग्रीमेंट है उसमें रेटिफिकेशन अलाउड नहीं है। रेटिफिकेशन इज अप्रूविंग और एक्सेप्टिंग समथिंग विच हैज़ हैपेंड ऑलरेडी हो चुकी है और आप उसको अप्रूव करते हैं, अच्छा जो हुआ है वो ठीक हुआ है, आई अप्रूव ऑफ इट, तो दिस इज रेटिफिकेशन। It is necessary that the minor must be competent to contract at the time of entering into a contract. तो यानी जब वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा था, अगर वो तब कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं था तो वो बाद में भी उसको रेटिफाई नहीं कर सकता। Therefore, an agreement with a minor cannot be ratified subsequently after he attains majority. तो इन सिंपल ये बात है कि अगर एक शख्स ने 18 ईयर से पहले एज में जो है ना एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और 18 साल के होने के बाद वो कहता है कि मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई करता हूँ, तो ये रेटिफिकेशन भी वैलिड नहीं होगी। तो यहाँ पर हम एक सिनेरियो डिस्कस करते हैं, जो एग्जांपल 41 है हमारे पास, इसको हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे रेटिफिकेशन नॉट अलाउड को। मारिया अ माइनर बोरोड सम मनी एंड रोट अ प्रो नोट ऑफ इट। प्रो नोट प्रॉमिसरी नोट है जिसमें आप ये प्रॉमिस करते हैं, किसी से पैसे आपने लिए होते हैं या चीज़ें ली होती हैं, तो आप उसको एक नोट लिख कर देते हैं कि आपने उसके इतने पैसे देने हैं। सो ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी, अब ये तो जो देखें माइनर के टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये तो वाइड है ही है, एग्रीमेंट वाइड है। ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी मारिया रोट अ सेकेंड प्रो नोट। अब बाद में अप्रूव कर दिया, रेटिफिकेशन कर दी कि जी टू सेटल द फर्स्ट नोट। इट वॉज हेल्ड दैट सेकेंड प्रो नोट इज ऑल्सो वाइड। तो जो पहला था वो भी वाइड कंसीडर होगा और जो सेकंड है उसको रेटिफाई करने के लिए किया गया है वो भी वाइड कंसीडर होगा, क्योंकि माइनर के केस में रेटिफिकेशन अलाउड नहीं है। फोर्थ सिचुएशन है कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर एंड एडल्ट ज्वाइंटली। तो यानी एक तरफ अगर दो लोग मिलकर कॉन्ट्रैक्ट करें, एक माइनर हो और एक एडल्ट हो, तो क्या होगा? सो इसमें रीडिंग करते हैं, इफ अ माइनर एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट ज्वाइंटली विद अ मेजर person, then such agreement can be enforced against the major person who has jointly promised to perform. minor के against enforceable नहीं होगा, मेजर के अगेंस्ट जो है वो इन्फोर्सेबल होगा, एडल्ट के अगेंस्ट इन्फोर्सेबल होगा। तो इस पर हम एग्जाम्पल 22 डिस्कस करते हैं। हुसैन एज 16 एंड बुरहान एज 26 jointly agree to pay certain amount and executed a bond. द कोर्ट हेल्ड दैट ओनली बुरहान इज लाइबल। अब देखें ये एक बॉन्ड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है और दो लोगों ने मिलकर किया, जिनमें से एक माइनर है और एक मेजर है। तो रूल के मुताबिक जो माइनर है उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं होगी और मेजर इसमें पर्सनली लाइबल होगा फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो जो एडल्ट पर्सन है इज़ लाइबल और जो माइनर पर्सन है वो लाइबल नहीं होगा। तो ये रूल है माइनर अगर एडल्ट के साथ मिलकर कॉन्ट्रैक्ट करता है। फिफ्थ जो रूल है हमारे पास वो पार्टनरशिप एक्ट से है बेसिकली, वहाँ पर हम इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो माइनर मे बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। अ माइनर कैन बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। अब इसमें ध्यान में रखना है कि ऑलरेडी एक पार्टनरशिप होनी चाहिए जिसमें वो एडमिट हो रहा हो, यानी वो पार्टनरशिप क्रिएट नहीं कर सकता। ही कैन नॉट बी अ पार्टनर अंटिल ही अटेन्स मेजोरिटी। तो वो पार्टनर नहीं होता, ही इज जस्ट एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप, यानी वो पैसे इन्वेस्ट करता है, उस पर जो प्रॉफिट में हिस्सा होता है वो ले लेता है, लेकिन उसकी दूसरे राइट्स एंड ऑब्लिगेशन पार्टनर वाले नहीं होते, जिसमें वो पार्टनर से जो है ना फुल अकाउंट्स और डिटेल्स ट्रांजेक्शन्स के बारे में पूछ सके और डिसीजन मेकिंग के अंदर हिस्सा ले सके। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल 43 जो है इसको अब कवर करते हैं। साइमा, काशिफ एंड अनम आर पार्टनर्स इन अ फर्म इन ऑर्डर टू ऑब्टेन कैपिटल फ्रॉम मारिया अ माइनर। अब एक माइनर से मजीद उन्हें पैसे चाहिए थे, तो उन्होंने मारिया को या उसके जो है ना गार्डियन को कन्विंस किया, पेरेंट्स को कन्विंस किया कि वो भी पैसे दें। सो इन ऑर्डर टू ऑब्टेन कैपिटल फ्रॉम मारिया अ माइनर दे मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विद तलाल हु इज गार्डियन ऑफ मारिया। सो मारिया कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द फर्म बट शी वुड नॉट बी अ पार्टनर। ये बात आपको जहन में रखनी है
कि एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप होगा, पार्टनर का स्टेटस नहीं होगा और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये प्रॉपरली वैलिड होगा, यानी यहाँ पर वॉइड एग्रीमेंट वाली बात नहीं होगी क्योंकि ये एक स्पेसिफिक एक्सेप्शन के तौर पे रूल अप्लाई हो रहा है। 6 सिचुएशन है हमारे पास कि क्या माइनर एजेंट के तौर पे काम कर सकता है, माइनर एज एन एजेंट। अ माइनर कैन बी एजेंट बट कैन नॉट बी प्रिंसिपल। However, if anyone acts on behalf of minor principal, he will be personally liable. तो अगर आप माइनर के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आप असल में माइनर के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, आप अपने लिए ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल 44 है, इसको हम डिस्कस करते हैं। Azam appoints Mohsin a minor as his agent to sell his house. Mohsin makes an agreement with Babar. The agreement is valid. क्योंकि जो एग्रीमेंट हुआ है वो मोहसिन इज जस्ट एजेंट। एग्रीमेंट असल में आजम और बाबर के दरमियान हुआ है और इन दोनों के दरमियान वो एग्रीमेंट वैलिड है क्योंकि जो एजेंट होता है वो तो एग्रीमेंट नहीं कर रहा होता, वो तो जस्ट निगोशिएट कर रहा होता है ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। सो इस सिनेरियो को हम थोड़ा सा इस रूल को बल्कि समझने के लिए हम ये सिचुएशन देखते हैं कि अगर एक एडल्ट पर्सन प्रिंसिपल होगा और माइनर एजेंट होगा तो ये सिनेरियो अलाउड है क्योंकि एजेंट की कोई लायबिलिटी नहीं होगी, वो तो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, प्रिंसिपल पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट होगा। अच्छा, लेकिन इससे अपोजिट सिनेरियो अगर देखें तो माइनर जो है वो प्रिंसिपल के तौर पर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर आप कह रहे होंगे कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो माइनर कर रहा है और मेजर जो है वो जस्ट एजेंट है, तो माइनर तो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता, तो ये सिनेरियो अलाउड नहीं होगा। इसमें ये जो एजेंट है ये ही पर्सनली लाइबल हो जाएगा और इस सिनेरियो में भी आप देखें तो एज अ प्रिंसिपल मेजर लाइबल हो रहा है। तो दोनों सिनेरियो में माइनर की जो लाइबिलिटी है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। सेवंथ है माइनर एंड इंसॉल्वेंसी। अब इंसॉल्वेंसी को आप सादा लफ्जों में बैंकरप्सी कह सकते हैं और ये वो सिचुएशन होती है जब एक पर्सन इस काबिल नहीं होता कि वो अपने डेट्स को पे कर सके। तो अगर एक पर्सन अपने डेट्स को पे करने जितने एसेट्स नहीं रखता, यानी उसकी लाइबिलिटीज उसके एसेट्स से एक्सीड हो जाती हैं, तो फिर वो कोर्ट में जाकर अप्लाई करता है फॉर इंसॉल्वेंसी। और अगर कोर्ट फिर उसकी पोजीशन को देखते हुए कि वाकई इसमें कोई फ्रॉड तो इन्वॉल्व नहीं है, तो वो कोर्ट उसको डिक्लेयर कर देती है एज इंसॉल्वेंट। फिर उसकी प्रॉपर्टी ले ली जाती है, क्रेडिटर्स को ऑफिशियल असाइनी अपॉइंट करके क्रेडिटर्स को जितने पैसे दिए जा सकते हैं उतने दिए जाते हैं, बाकी नुकसान वो बर्दाश्त करते हैं। और उसके बाद जब इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स कंप्लीट हो जाती हैं तो उस इंसॉल्वेंट को डिस्चार्ज कर दिया जाता है विद जीरो एसेट्स एंड जीरो लाइबिलिटीज, और वहाँ से वो अपनी लाइफ को, फाइनेंशियल लाइफ को दोबारा शुरू कर सकता है। तो यहाँ पे लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि माइनर कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। अब माइनर क्यों इंसॉल्वेंट नहीं हो सकता? क्योंकि माइनर लाइबल ही नहीं हो सकता, वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ही नहीं हो सकता। वो जब लाइबल ही नहीं हो सकता तो उसकी लाइबिलिटी कैसे बढ़ जाएगी? माइनर के पास एसेट्स तो हो सकते हैं, माइनर की लाइबिलिटीज़ नहीं हो सकती, और जब लाइबिलिटीज़ नहीं होंगी तो लाइबिलिटीज़ एसेट्स एक्सीड ही नहीं करेंगी। ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि आप कहेंगे उसके पास जीरो एसेट्स हैं तो उसकी लाइबिलिटीज़ भी जीरो ही होंगी लॉ के मुताबिक, तो उसकी जो है इंसॉल्वेंसी तो नहीं हो सकती क्योंकि इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। अब इस पर एग्जाम्पल 45 को हम देखते हैं। मरियम अ माइनर बाइज मेडिसिन फ्रॉम जैन। मरियम हैज़ नो प्रॉपर्टी। मरियम कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल फॉर पेमेंट। शी कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। अच्छा, अब इसका ये मतलब नहीं है कि अगर किसी की एज 18 ईयर से कम है तो वो दूसरे लोगों की जो है ना से चीज़ें ले आए और उसके बाद उनको पेमेंट ना करे या लोगों की चीज़ें उठा ले तो वो लाइबल नहीं होगा। ये जहन में आपने रखना है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक सिविल लाइबिलिटी को डिस्कस कर रहा है, और अगर कोई माइनर भी थेफ्ट में, रॉबरी में या फ्रॉड वगैरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है तो क्रिमिनल लॉ के अंडर उसको प्रोसिक्यूट स्टिल भी किया जा सकता है। इसलिए जो यानी इंसॉल्वेंसी से बचने का ये मतलब नहीं है कि एक माइनर जो है वो जो चाहे कर सकता है और गलत भी कर सकता है। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ के मुताबिक वो लाइबल नहीं है, इंसॉल्वेंट नहीं हो सकता, लेकिन अगर वो कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा तो वो उसके लिए ज़रूर लाइबल होगा। सो ये पोजीशन ध्यान में रखते हुए आपने चलना है। नेक्स्ट है जी, माइनर कैन बी बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी कहते हैं जिसको बेनिफिट होना हो। अ माइनर कैन फाइल अ सूट बट कैन नॉट बी सूट, यानी आप माइनर पे तो केस नहीं कर सकते लेकिन माइनर केस कर सकता है। सो सिनेरियो हम देखते हैं। असलम अ माइनर डिलीवर्ड सम गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट टू परवीन। परवीन रिफ्यूज टू मेक द पेमेंट। अब अगर कोई एडल्ट ये कहे जी आप तो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकते, आपने गुड्स डिलीवर कर दी थी और मैं आपको पैसे नहीं दूंगा, तो ऐसा नहीं है, माइनर बेनिफिशियरी हो सकता है। अगर माइनर अब कोर्ट में जाएगा तो आपको उसको पैसे देने पड़ेंगे।
सो माइनर बेनिफिशियरी हो सकता है, माइनर पे केस नहीं हो सकता। माइनर के राइट्स हो सकते हैं, माइनर के एसेट्स हो सकते हैं, माइनर की लाइबिलिटीज नहीं हो सकती। सो यू स्टिल हैव टू पे कैश टू द माइनर। नाइन्थ है एग्रीमेंट ऑन बिहाफ ऑफ माइनर बाय पेरेंट्स और गार्डियन। If the parent of a minor entered into an agreement on behalf of a minor, being within the scope of the authority, and for the benefit of the minor, then such agreement can be enforced by or against the minor. यानी ये तो फिर एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, लेकिन इसमें शर्त ये है कि एग्रीमेंट का जो मकसद है वो बेनिफिट ऑफ माइनर हो और प्रॉपर अथॉरिटी के अंदर गार्डियन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो जो उनको अलाउड है और माइनर के बिहाफ पे कर रहे हो, तो यानी माइनर की प्रॉपर्टी पे ही कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक सिनेरियो देखते हैं। Rizwan is guardian of Momin, a minor. Rizwan entered in a contract with Babar to sell Momin's property on his behalf to provide for education and living expense of Momin. अब ये बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है कि जो मकसद है वो बेनिफिट ऑफ द माइनर है। दिस कॉन्ट्रैक्ट में बी इन्फोर्स्ड बाय मोमिन और बाबर फॉर देयर रिस्पेक्टिव कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स। तो ये इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कंसीडर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। A person who supplied necessaries, ज़रूरियात ज़िंदगी, to a minor is entitled to be reimbursed from the property of such minor. अब ये भी याद रखें कि अगर आपने किसी माइनर को necessities of life प्रोवाइड की हैं तो आप उससे उसके पैसे ले सकते हैं, लेकिन उससे पर्सनली नहीं, उसकी प्रॉपर्टी से। यानी अगर उसके पास कोई एसेट्स हैं तो उनमें से रिकवरी कर सकते हैं, और अगर उसके पास कोई एसेट्स नहीं है, उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो फिर आप कुछ भी नहीं ले सकते आप, क्योंकि वो इंसॉल्वेंट तो हो नहीं सकता। उसकी लाइबिलिटी पर्सनल लेवल पर नहीं हो सकती, उसकी प्रॉपर्टी लाइबल होगी, वो पर्सनली लाइबल नहीं होगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपने ध्यान में रखनी है। सच क्लेम इज अगेंस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर एंड नॉट अगेंस्ट द माइनर पर्सनली। सो हम कुछ सिनेरियो देखते हैं। अब इसमें यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सिचुएशन के हिसाब से ये भी समझना है आपने कि जो काम हो रहा है क्या वो नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ है या वो कोई लग्जरी की बात तो नहीं हो रही या अननेसेसरी आइटम्स की बात तो नहीं हो रही। तो नेसेसरीज ऑफ लाइफ के हिसाब से देखते हैं। तो फर्स्ट सिनेरियो है हमारे पास, हबीब सप्लाइड नेसेसरीज ऑफ लाइफ टू अरसलान अ माइनर, हबीब कैन रिकवर द वैल्यू फ्रॉम अरसलान प्रॉपर्टी। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, और यानी इसमें कॉन्ट्रैक्ट जो नेसेसिटी है उसके पैसे रिकवर किए जा सकते हैं। सेकंड है, दोबारा इसमें याद रखें कि डिपेंडेंट भी शामिल है, पर्सन को दें या उसके डिपेंडेंट को दें तो वो भी। तो एक माइनर की अगर शादी हुई हुई है तो माइनर के चिल्ड्रन को या माइनर के स्पाउस को जो बेनिफिट पहुंचाना है वो भी इसमें शामिल होगा। Habib supplies necessaries to the wife and children of Arslan a minor. Habib can recover expenses from Arslan property. तो यहाँ पर भी क्योंकि बात जो है दोनों सिनेरियो में नेसेसरीज की हुई थी तो ये रिकवरी की जा सकती है प्रॉपर्टी से। थर्ड सिनेरियो अब देखते हैं। हबीब सप्लाइड अ कोट विद डायमंड बटन्स टू अरसलान अ माइनर, हबीब कैन नॉट डिमांड द प्राइस ऑफ कोट फ्रॉम अरसलान प्रॉपर्टी। अब ये जो कोट आपने डायमंड बटन के साथ दिया ये नेसेसिटीज़ को नहीं रिफ्लेक्ट करता, ये तो एक लग्जरी को रिफ्लेक्ट करता है, तो इसके पैसे प्रॉपर्टी से क्लेम नहीं किए जा सकते। उसके बाद है जी, अ माइनर परचेज्ड 11 कोट्स, ही हैड सफिशेंट क्लॉथ, और उसके साथ 11 कोट्स वैसे भी ज़रा एक्सेसिव है, उसके बाद सफिशेंट क्लॉथ मौजूद थे, तो यहाँ भी नेसेसरीज नहीं है। इट वॉज हेल्ड दैट कोट्स वर नॉट नेसेसरीज ऑफ लाइफ एंड माइनर वॉज नॉट लायबल टू पे फॉर देम। तो ये 10 रूल्स हमने पढ़े फॉर एग्रीमेंट्स विद माइनर, क्या माइनर के साथ जो एग्रीमेंट किए जाते हैं उन पे क्या रूल्स अप्लाई होते हैं। तो ये 10 जो रूल्स हैं ये इंडिविजुअली और इन कम्बिनेशन अक्सर एग्ज़ाम सिनेरियो का हिस्सा बनते हैं। तो आपने अगर ये सारी एग्जांपल्स प्रॉपर्ली गो थ्रू की होंगी तो जो पास्ट एग्ज़ाम कर रहे होंगे, हम भी इस थोड़े सी वीडियोस के बाद पास्ट एग्ज़ाम्स को कवर कर रहे होंगे माइनर से रिलेटेड, तो वहाँ पर ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।